तंतु से वस्त्र तक। हम पहले और दूसरे अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने क्लास 6 साइंस का। तो हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था, भोजन कहाँ से आता है। फिर दूसरे अध्याय में पढ़ा भोजन के घटक। अब हम इसमें थर्ड चैप्टर के अंदर मतलब तीसरे अध्याय में तंतु से वस्त्र तक, अब इसमें वस्त्र कहाँ से आते हैं, वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लीज़ बच्चों अपने कॉपी पेंसिल, जैसे मैं पहले हर वीडियो में कहते हुए आई हूँ कि आप अपने साथ रखिए, क्योंकि आपके नोट्स बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। अब देखो बच्चों, बूझो और पहेली ने एक मतलब प्रतियोगिता हुआ है उनके स्कूल में, जिसके अंदर उन्होंने कुछ जीता, मतलब कुछ प्राइज़, मतलब कुछ पैसे जीते हैं, जिसके कारण जिन पैसों से वो अपने माता पिता के लिए क्या खरीदना चाहते हैं, वस्त्र खरीदना चाहते हैं। अब तुम चित्र 3.1 में देखो, यहाँ चित्र 3.1 है। अब इसके अंदर देखो, इसमें ढेर सारे कपड़े हैं। अब ये गए बूझो और पहेली, तो उनको दुकानदार ने क्या बताया, मतलब वो पहले कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो ढेर सारे वस्त्र हैं। तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, मतलब कुछ इसमें से वस्त्र जो है, कुछ कपड़े सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। तो उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। स्पर्श यानी टच किया, और उससे क्या की, बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, सब कुछ ये सब करने के बाद ऊनी मफलर और साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि आप भी जब कोई वस्त्र पहनते हैं, बहुत सारे, कोई जीन्स पहनता होगा, कोई शर्ट पहनता होगा, कोई सूट पहनता होगा, बहुत से बच्चे आज के फैशन के दौर पे तो डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनते होंगे ना। तो आपको क्या उन कपड़ों की पहचान है या नहीं? अगर है तो आप लिखिए कि आप क्या क्या, कौन कौन से वस्त्र, मतलब किस किस टाइप के वस्त्र कपड़े पहनते हैं। और जिनको नहीं पता, हम इस चैप्टर से पढ़ के उनको बताएंगे कि किस किस टाइप के हमारे वस्त्र के कपड़े होते हैं। वस्त्र के कपड़े नहीं, कपड़े यानी वस्त्र ही होता है, जो भी हो। अब है 3.1 वस्त्रों में विविधता। अब हम पढ़ेंगे वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसमें पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। अब मैंने एक चीज़ आपको मार्क करके बता रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है। टेलर से पूछने के लिए कह रहा है, कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट। ये नाम अभी आप बहुत अच्छे से फोकस करिए इस नाम के ऊपर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमारे वस्त्र की पहचान है। इन्हीं टाइप्स में हमारे वस्त्र होते हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं
कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। चित्र पॉइंट 2। अभी मैं चित्र पॉइंट 2 को डिस्कस करने से पहले मैं अब आपको बता दूं, जब हमने पढ़ा था भोजन यह कहाँ से आता है, तो क्या भोजन क्या ऊपर से गिरता है, भगवान देते हैं? नहीं ना। आपने पहले भी पढ़ा ना कि भोजन कहाँ से आता है, फिर आपने भोजन के घटक पढ़े। भोजन कहाँ से आता है ये मेन आपको पता चला ना, कि भोजन हमारे दो जगह, मतलब दो डिवाइड है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो जंतु और किस में, पादप में। हमें इससे पता चला था भोजन के बारे में। अब हम वस्त्र का भी ऐसे ही पता लगाएंगे कि वस्त्र हमारे कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम है चित्र 3.2 कह रहा है कपड़े के कतरन का विवर्धित दृश्य। अब कपड़े का बहुत जूम किया हुआ है, कपड़े का दृश्य है ये, आपको एक दे दिया है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2 है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। अब आपने जो क्रियाकलाप 1 किया था ना, उसके अंदर आपने काफ़ी सारे डिफरेंट दर्जी से कपड़े लेके कलेक्ट किया होगा, फिर आपने उस पर एक दर्जी से पूछा होगा, पूछेंगे कि ये कौन सा कपड़ा है, तो उसके नीचे आप लेबल लगा देंगे कि ये कपड़ा है। तब बोल रहा है कि आप सूती कपड़े का वह टुकड़ा लीजिए। अब जरूर मिला ही होगा आपको, सूती का कपड़ा मिल जाएगा, आप करना। और सूती का कपड़े का जो लेबल लगाया, इसके एक सिरे पर कोई ढीला तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए, चित्र 3.3 की तरह। ठीक है, यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? देखो यहाँ पे ना, उस कपड़े को लेकर के आप एक सुई लीजिए, उसका जो बिल्कुल भी हल्का सा जो धागा सा होता है ना, उसको निकालिए। एक एक धागे से, मतलब एक धागे को पिरो, मतलब उसको पूरा बुन करके एक वस्त्र तैयार होता है। तो आप अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो आप कॉटन का ना हैंकी ले लीजिए, रुमाल जिसे कहते हैं। आप रुमाल के ऊपर करिए, थोड़ा सा हल्का सा काट दो, फिर उसको किनारे से निकालो। देखो एक एक धागे से बना होता है हमारा कपड़ा। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, करना। पर हाँ, ख़राब कपड़े का करना, सही कपड़े का मत करना, नहीं तो मम्मी से पिटोगे भी। 3.2 तंतु क्रियाकलाप 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। निकाला आपने, बहुत अच्छा। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे से टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के एक दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? आपको इस तरीके से करना है, तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना है, अलग अलग करके विखंडित करना है, फिर आप उसको एक में क्या करना है, मोड़ना है उसको, फिर तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल करना है। सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। अब देखो तंतु किसे कहते हैं, मैं ये मार्क कर देती हूँ, ये आपका एक आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तंतु किसे कहते हैं। तागे की ये पतली दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी, जो तागा होता है उसकी पतली दिखाई देने वाली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियाँ मतलब एक से अधिक, यहाँ से अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जंतु कहते हैं। नहीं, यहाँ से मत करना। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर, मतलब एक पतली लड़ियाँ नहीं, एक से अधिक पतली लड़ियाँ मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। अब ढेर सारी लड़ियाँ मिली होंगी, एक दो नहीं, एक दो से नहीं, ढेर सारी लड़ियाँ बन के क्या बनाती हैं, तंतु। ओके,
आई होप समझ आ रहा होगा। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र किससे बनते हैं? धागों या तागों से मिलकर बनते हैं। तथा तागे भी आगे जंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। जो तागे होते हैं ना, आगे तंतुओं से भी मिलकर बने होते हैं। वो भी कपड़े किससे बनते हैं? धागे और तंतुओं से। और तंतु किससे बनते हैं? एक से एक अधिक लड़ियों को मिलाकर तंतु बनते हैं। तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? अब क्वेश्चन है आपका, ये तंतु आते कहाँ से हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। अब इसमें भी देखो, तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा हो गया ये। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु। अब आपसे ना क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से? कुछ नहीं, वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये सारा सॉरी मैं आपको गलत बताती हूँ। यहाँ से आपका पूरा आंसर होगा, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसे सूती, जूट, ये सारे हमें तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और यह प्राकृतिक तंतु, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है। अब है रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। अब तंतुओं के उदाहरण आ गए आपके। तंतुओं के रुई तथा जूट, ये पटसन, ये सब किसके उदाहरण है? तंतुओं के। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। यहाँ पे भी देखो, पादप और जंतुओं से प्राप्त हो रहा है हमें। भोजन भी हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होता था। तो इसमें भी क्या आ रहा है? ये यहाँ से ये मेन पूरा पॉइंट है। ठीक है। तो प्लीज़ ये आपका नोट्स बनाने में बहुत काम हेल्पफुल है। आप कॉपी पेंसिल, मुझे लगता है कि आप लोग लेके बैठे होंगे। एनीवे, ऊन भेड़ अथवा बकरी की कृत्रित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु कीट, कोकून से खींचा जाता है। ठीक है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। देखो, अब ना पादप और जंतुओं से भी हमें प्राप्त होते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब संश्लिष्ट तंतु क्या है? जो कृत्रिम रूप से, जिन्हें मानव ने बनाया। प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है। और रासायनिक पदार्थों को मिलाकर, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। जिनका स्रोत क्या है? पादप और जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। और उन्हीं से क्या होता है? तंतुओं का निर्माण किया जाता है। उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसमें ना केमिकल भी यूज़ हो जाता है, सब कुछ। उसमें पादप और जंतु का ही थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें रासायनिक भी यूज़ होता है। 2 टाइप्स के तंतु है, प्राकृतिक तंतु और संतुलित तंतु। ठीक है, संश्लिष्ट तंतु। अब देखो, बूझो का क्वेश्चन है। बूझो ने देखा, बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है, क्योंकि धागे तंतुओं से तो बनते ही हैं। लेकिन वो तो जो योद्धा के जो कपड़े होते थे, तो लोहे और किसी चीज़ से, मजबूत चीज़ों से बनते थे ना, क्योंकि लड़ाई करने के टाइम पर उनको चोट ना लगे। 3.3 कुछ पादप तंतु। रुई। अब रुई के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए।
आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधों वहाँ उगाए जाते हैं। अब देखो रुई के बारे में बता रहे कि रुई कहाँ से आती है। रुई आती है हमारे खेतों से आती है और साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। कपास पौधे का नाम क्या है? कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। वहाँ पे इन्वायरमेंट का भी फ़र्क है, ठीक है। काली मृदा यानी काली मिट्टी होती है और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास जंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास परिफलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हमने ढक लिया हो। चित्र 3.6 देखो, कपास पादप के खेत, ये हमारा चित्र 3.6। इस तरीके से हमारे किसकी कपास की खेती की जाती है जिससे हमारे किसे क्या निकलते हैं? रुई निकलती है। साधारणतः इन कपास बॉलों के कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन यानी हाथों से अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन एक वो होता है इक्विपमेंट टाइप का, जैसे उसके हाथ में कंघी टाइप का है, उनसे क्या किया जाता है? कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंघी टाइप का होता है, उससे क्या कहते हैं? अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कपास ओटना किसे कहते हैं? साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास को बीजों को कंकन किया जाता है, उसको कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मिल गया है। आपको क्वेश्चन का आंसर कपास ओटना। देखो एक आदमी कैसे कपास को ओट रहा है, अलग कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे जूट, जिसे हम पटसन भी बोलते हैं। पटसन जंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। और इसकी खेती किस में की जाती है? वर्षा ऋतु में। और उसकी रुई की किस में की जाती है? उष्णीय उसका इन्वायरमेंट होता है और काली मृदा होती है, ठीक है। और भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्य पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन जंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी जंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? यह पटसन पादप ये तनों में यूज़ होता है, तनों से निकलता है ये। 3.4 सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं और इससे आप क्या कर सकते हैं? खुद भी सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। रुई लीजिए, फिर उससे आप उसको जैसे पत्ती बनाते हैं ना वैसे करते जाइए। यहाँ पे 3.9 में उसने बता भी रखा है बहुत अच्छे से। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9 3.9 में आपका बता रहा है इस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने आपको चित्र दिखा भी दिया है। क्या आप तागा बना सकते हैं? ऑफकोर्स कोशिश करना। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब देखो रेशों से जो तागा बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। तकली देखो 3.10, ये हमारा ये जो ये दिखा रहा है आपको, ये इसे क्या बोलते हैं? तकली, ठीक है।
हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा। अब आपका इसमें चरखा का भी है 3.11 में, आप देख लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा 3.11, ये इसे बोलते चरखा। ये सारे कताई के लिए यूज़ की जाती है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये हमारा आंदोलन हुआ, उसके लिए प्रोत्साहित उन्होंने बहुत किया था। ये अलग हिस्ट्री है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई की जो प्रक्रिया कैसे की जाती है? कताई मशीनों से की जाती है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, और फिर कताई के बाद तागों का उपयोग किस लिए किया जाता है? वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। 3.5 तागे से वस्त्र। अब तागे से वस्त्र पढ़ेंगे हम। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। अब पहले हम पढ़ेंगे बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब इसने आपको बता दें कि बुनाई किसे कहते हैं। अब क्रियाकलाप 5, विभिन्न रंगों के 2 कागज की शीट लीजिए। ये मैंने ना स्कूल में जब थी ना, मैं अभी 6 क्लास में, तो मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ना हमारी साइंस की टीचर ने करवाया था। इसे बुनाई की प्रक्रिया कहते हैं। मैं आपके लिए ना स्पेशल ये वीडियोस बना करके लेके आऊँगी, ये बुनाई किस तरीके से की जाती है, कि आपका और भी जो है ना डीपली आप समझ पाए उस चीज़ को। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई। देखो इस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है। ए हमारा रेड शीट है, बी हमारा ग्रीन शीट है, और उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब एक नीचे एक ऊपर ऐसे करते हुए जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गा शीट लीजिए। मैंने वहीं पे बता दिया आपको कि अलग अलग शीट लेना है। आप अलग अलग उसने शीट ले रखा है, ए और बी के नाम से, रेड और ग्रीन। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। अब आधा मोड़ना आपको। एक शीट पर चित्र 3.12 में देखिए अनुसार खींचिए। आपको इसमें एक लाइन खींचना है, मतलब उस तरीके से लाइन खींचना है, उसमें बता रखा है। तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 के अनुसार देखिए, खींचिए। दोनों शीटों को खींचिए। खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कट से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। चित्र 3.13 करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। हस्त प्रचलित यानी हाथों से, और विद्युत प्रचलित यानी मशीनों, इलेक्ट्रिसिटी से। यह हाथ करघा, ठीक है। अब एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? देखा है आपने? मैंने तो देखा है, मेरी मम्मी बहुत बुनती हैं ठंडियों में, गर्मियों में भी बुनती हैं वो, कि ठंडियों में पहना जा सके। उनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14 क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? अब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। अब देखो, बुनाई में आपके 1 से 2 अधिक धागों की क्या कर रहे थे? उपयोग करके बुनाई कर रहे थे, और इसके अंदर एकल धागे की, एक ही तंतु की यूज़ होती है, जिससे सारा एक वस्त्र बनके तैयार होता है। और अगर आप एक खींचा आपने तो वो सारा क्या हो जाएगा? उधड़ जाएगा।
तो इसे हम क्या बोलते हैं? बुनाई। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में होता है। अब पहेली का क्वेश्चन है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? बाद में वो डिस्कस करेंगे। 3.6 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब हम इतिहास जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे वस्त्र की सामग्री का। ठीक है, वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्ण प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। आपने टार्जन मूवी देखी होगी, कार्टूनों में भी आती है, एनिमेटेड मूवीज़। उसमें भी क्या है, पत्तियों को पहन लेंगे जंगली लोग और जानवरों की खाल से पहने हुए रहते हैं। टार्जन जो कि कपड़े नहीं पहनता है, खाल एक पहन के रखता है या पत्ती पहन के रखता है। ठीक है, तो ये पहले हिस्ट्री जो है इसकी है बात हो रही है यहाँ पे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयों तथा डालियों टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। फैशन टू फैशन हर एक चीज़ चेंज होता रहता है। अब हमारे प्रमुख शब्द आ गए हैं। मैं क्वेश्चन आंसर आपसे भी डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और कॉपी पेंसिल तो ज़रूर लेके बैठते होंगे पढ़ने के टाइम पे। या अगर नहीं, आपको खाली सुनना अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुनिए पहले, फिर बाद में अपना नोट्स बनाना शुरू करिए या आप वीडियो पुश कर करके बनाइए। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पढ़ाई करने का। और आज के टाइम पे हर एक चीज़ बहुत ईजी हो गई है, तो आप अपना उस चीज़ को डिफ़िकल्ट ना बनाएं, टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब बारी क्वेश्चन आंसर्स की है। हम 3rd चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा वहाँ पर क्या था, उसका मैंने पूरा PDF बनाया हुआ है। मैं जैसे हर चैप्टर में अपने PDF के साथ आ जाती हूँ आपके पास, क्वेश्चन और आंसर्स के साथ, जिसे बुक्स के अंदर मुझे सिर्फ डिस्कस ही ना करना पड़े, मतलब कि बार बार खोले फिर चैप्टर के अंदर ढूंढें। तो मैं आपके लिए बहुत इजी बना देती हूँ पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बुक का, निम्नलिखित तत्वों को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तंतु में वर्गित कीजिए। तो देखो यहाँ पे संस्कृत मैंने गलती से लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे संश्लिष्ट है, तो आप इसे संश्लिष्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला वर्ड कर लेना आप। ओके, वैसे तो आप लोग समझदार हो।
उत्तर हमारा क्या है? पहले तो देखो क्वेश्चन है नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। तो प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु जो है इसमें हमें वर्गीकृत करना है, बांटना है। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि प्राकृतिक और संश्लिष्ट क्या होते हैं। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्राकृतिक के रूप से हमें मिले होते हैं, उसमें पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। और संश्लिष्ट वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो दे रखा है नॉयलन, ये हमारा संतलिष्ट तंतु है, और पॉलिस्टर। और प्राकृतिक तंतु के अंदर क्या है? ऊन, रुई, रेशम, ये हमारा क्या है? प्राकृतिक तंतु। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? अब हम ये वाला जो क्वेश्चन करेंगे ना, इसके साथ डिस्कस भी करते जाएंगे क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, तंतुओं से तागा बनता है, मैंने आपको बताया था। तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? तागा बनाते हैं। ठीक है, और वही तागा मिलकर एक वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? सत्य। ठीक है, ख, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई आपने पढ़ा था, कताई किसे कहते हैं? याद है आपको? नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। कताई उसमें था काटने से रिलेटेड जो था, कताई उसकी कह रहे कि निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये क्या है? असत्य। कताई आपको वहाँ पे बताई भी थी, कताई, बुनाई और वो सिलाई करके जो भी हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब है जूट नारियल का एक बाहरी आवरण होता है। असत्य। जो जूट होता है ना, वो नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जो बाहर का आवरण जो होता है ठोस होता है। ठीक है, तो जूट क्या है? बाहरी आवरण नहीं है। तो ये क्या है? असत्य। घ, रुई से बिलोने बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे उतना लिख दिया है मैंने, इसे क्या बोलते हैं? ओटना। ऐसा वर्ड होगा आपका, ओटना। मैंने रीचेकिंग नहीं किया, ओटना कहते हैं। तो ये क्या है? सत्य। मैंने आपको उसी टाइम रुई में बताया था कि रुई से बीजों को कैसे अलग करा जाता है। एक कंघा टाइप का होता है, उससे अलग करते हैं, और उस कंघे से अलग करने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओटना बोलते हैं। रुई और बीज की प्रक्रिया को जब अलग किया जाता है उनके बीज को, ठीक है, सो उसे ओटना बोलते हैं। तो ये क्या है? सत्य। अब है अड़ा, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक बड़ा टुकड़ा बनता है। सत्य। मैंने बताया था, तंतु मिलके तागे बनाते हैं, और तागे मिलके एक वस्त्र, और जब ढेर सारे तागे मिलते हैं तो वो वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो क्या है? सत्य। आपने ज़रूर पढ़ा, अगर आपने सही से पढ़ा होगा ना और सही से मेरी बातें सुनी होंगी तो ऑफकोर्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, वरना ये तो सब कुछ ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, अब है चा, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। अभी हमने ऊपर किया था पॉलिस्टर और नायलॉन के बारे में। प्राकृतिक तंतु है? नहीं, असत्य। ये क्या है? संश्लिष्ट तंतु है। प्राकृतिक तंतु वो होती हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से पादप और जंतु से प्राप्त होती हैं, जो मानव निर्मित नहीं होती, कृत्रिम नहीं होती। ठीक है, तो ये असत्य है। अब है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, डैश और डैश से पादप जंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पादप तंतु। आपने देखो पादप के बारे में पढ़ा था, क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में। क्या होता है? हमारे पौधों से रिलेटेड जो होते हैं वो पादप होते हैं, और आपने उस टाइम पादप के बारे में पढ़ा था, इसमें पादप तंतु पढ़ रहे हैं आप वर्ड। ठीक है, सही से फोकस करके सुनना, और क्वेश्चन पता है घुमा फिरा के भी आते हैं, तो आपको केयरफुली दिमाग से मतलब अच्छे से पढ़ना है। पादप तंतु है, जंतु है, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। उत्तर क्या होगा आपका?
कपास के पौधों, ये क्या होते हैं? कपास क्या होता है? प्राकृतिक रूप से आता है, पौधा होता है। और पटसन के पौधे, और पटसन भी एक पौधा है, कोई कृत्रिम नहीं है, से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु नहीं, पादप, पौधे वाले तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अब है ख, पौधे वाले नहीं, मतलब पादप यानी पौधों द्वारा, पादपों द्वारा। ठीक है। ख, डैश और डैश रेशम जांतव तंतु है। बताया था प्राकृतिक तंतु तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो पादप होती है और एक जंतु होती है। तो जंतु यानी जांतव, जांतव तंतु किसे कहते हैं? जो जानवरों से प्राप्त होती है। रेशम और ऊन हमें जानवरों से प्राप्त होता है, तो ये हमारे क्या है? जांतव। ठीक है, तो ये हमारे जांतव तंतु हैं। देखो, अब आपसे ये भी पूछ लेगा ना क्वेश्चन में, पेपर में कभी भी पूछ लेता है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में आपके टीचर भी पूछ लेंगे, या घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राकृतिक तंतु कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और 2 प्रकार में वो उनका नाम क्या है? एक है पादप, ठीक है, और दूसरा क्या है? जांतव, या फिर आप उसको जंतु लिख लो। ठीक है। अब है 4th क्वेश्चन, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? अब देखो, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, भोजन यह कहाँ से आता है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि हम पालक का कौन सा भाग खाते हैं, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, ये पौधे पादप का कौन सा भाग हमें खाने के लिए मिलता है, या हम इस पादप का कौन सा भाग खाते हैं। क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने। अब वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे घुमा, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे चैप्टर सीरियल नंबर वाइज अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई कपास के पौधों के फल से, तथा जूट के पौधों के तनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो रुई जो होता है एक फल की तरह होता है, आपने उसका पौधा भी देखा होगा, एक्सरसाइज में दिखा रहा था कि जो रुई का, देखना आप बुक खोलोगे ना तो उसके अंदर देखना आप 3.1 या 297 ऐसी करके कोई फ़ोटोज़ हैं उसके अंदर, आप देखना रुई के ना खेती हो रही है, उसके अंदर ना फल की तरह निकले पड़े हैं, तो वो उसका फल वाला पार्ट खाते हैं। और जूट का हम तने को प्राप्त करते हैं, सॉरी खाते नहीं है, प्राप्त करते हैं, उससे हम वस्त्र रुई को प्राप्त करते हैं, फल वाला पार्ट हम प्राप्त करते हैं और जूट का तना वाला प्राप्त करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम बताइए। अब नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं, आप बता सकते हैं क्या हो सकते हैं? जल्दी बताइए, मैं तो हूँ वैसे बताने के लिए। रस्सी और डोरमेट। आपने ज़्यादातर देखा होगा रस्सी ना बहुत ही सख्त टाइप की, उसके ना कोई मुलायम वो नहीं होते, पार्ट नहीं होते, वो जूट से बने रहते हैं, नारियल के छाल से, नारियल के उन सब चीज़ों से बने रहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मैं आपको अपनी भाषा में बता रही हूँ। तंतु के पूंज को खींचते हुए ऐंठा जाता है या ऐंठते हुए खींचा जाता है? तंतु के पूंज को खींचने से तंतु पास पास आ जाते हैं तथा ऐंठने से मजबूत हो जाते हैं, इस तरह तागा बन जाता है। तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। आपने इसके अंदर कौन कौन से वर्ड पढ़े? बुनाई, कताई और सिलाई, और भी पढ़े थे आपने, ओटना पढ़ा था, ये सारे पढ़े थे। अब हमारा अध्याय 3
समाप्त हो चुका है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये नहीं कि मैं आपको जवाब नहीं दूँगी, आपको जवाब दूँगी, अच्छे से दूँगी और आपके सारे आंसर्स को क्लैरिफ़ाई करवाऊँगी और मतलब सारे आंसर्स का जवाब दूँगी, आई मीन क्वेश्चंस का जवाब दूँगी और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, उनको क्लियर करूँगी। मेरी तो यही आप लोगों से कोशिश है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं आपसे यही चाहती हूँ। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे की मेरे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन हैं मिलते रहें। और यदि कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको क्या समझ नहीं आ रहा और आपको और कितने अच्छे से पढ़ना है या मैं आपको और कितने अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। आप भी अगर मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, अदरवाइज़ तो मैं वैसे कोशिश तो कर ही रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम है, प्लीज़ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। मेरा तो यही कोशिश रहेगा आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। मैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलती हूँ, 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।